हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी लर्निंग में। तो आज हम कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के पाठ सत्ता के नए केंद्र, इसके जो बचे कुछ टॉपिक हैं वो करेंगे। हमने लास्ट दो वीडियो में यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क और ब्रिक्स पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे जो राज्य हैं यानी कि जो पावरफुल राज्य हैं, कंट्री हैं, स्टेट हैं, उनके बारे में, जैसे रूस, चीन, इजराइल और भारत, और इनका भारत से संबंध, ये सब पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो में आज चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। तो दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ये तीसरी वीडियो है। 3 वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा चैप्टर को रीड करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं रूस, चीन और इजराइल। रूस के बारे में शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने एनबीए लर्निंग को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, प्लीज़ कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और कोई भी आपकी क्वेरी है वो आप मैसेज करके, कमेंट करके बता सकते हो। साथ में जो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करेंगे। तो रूस आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा देश है, विशाल देश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पे है रूस। एक आपको शॉर्टकट मैंने बताया था कि विश्व में 6 बड़े देश क्या हैं, RCUCBA, यानी कि रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में 7वां इंडिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा देश रूस है। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या ये महत्वपूर्ण बात कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन से पूर्व रूस सोवियत संघ का भाग था। यानी कि आपको पता है सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था और सोवियत संघ का गठन हुआ था 1917 में। ठीक है, शीत युद्ध के अंत के साथ 1991 में रूस, सोवियत संघ का विघटन होकर रूस बन गया। तो आपको प्रीवियस नॉलेज भी याद करवाता हूँ जो आपने पढ़ रखा है फर्स्ट टर्म में, कि सोवियत संघ के विघटन से पूर्व रूस सोवियत संघ का भाग था। 1991 में यानी 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। तो रूस किस ग्रुप का उत्तराधिकारी बना? वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। और इसके बाद वीटो पावर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो यूएन में 5 कंट्री के पास वीटो पावर है, उसमें रूस के पास भी वीटो पावर है। वैश्विक पटल पर एक शक्तिशाली राज्य है ये। इसके पास खनिजों, प्राकृतिक संसाधनों और गैसों का अपार भंडार है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि रूस क्यों महाशक्ति बन सकता है, क्योंकि रूस के पास खनिज, प्राकृतिक संसाधन तथा गैसों का अपार भंडार है, बहुत अधिक मात्रा में भंडार है, और साथ साथ परिष्कृत शस्त्रों के विशाल भंडार है। तो ये खास बात बताता है रूस को कि रूस एक वैश्विक शक्ति बन सकती है। ठीक है, रूस को वैश्विक शक्ति बन सकती है। पॉइंट बेटा, एक तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, किसके क्षेत्रफल की दृष्टि में दुनिया का बड़ा देश, लिख देंगे इसको। सेकेंडली, एक इसके पास खनिज, प्राकृतिक संसाधन और गैसों का अपार भंडार है, पर इसके शस्त्रों का विशाल भंडार है। और सबसे बड़ी बात, रूस परमाणु शक्ति संपन्न राज्य है। रूस क्या है बेटा? परमाणु शक्ति संपन्न राज्य है, जिस कारण से रूस को अमेरिका के चुनौतीपूर्ण देश के रूप में माना जा सकता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में जिसे पी पावर यानी कि पावरफुल 5 कंट्री कहा जाता है, उसमें एक स्थायी मेंबर कौन है? रूस है। तो इन सब चीज़ों से रूस एक सत्ता का वैकल्पिक ऑप्शनल सेंटर बन सकता है। ठीक है, और आपको पता होगा शीत युद्ध के टाइम पे अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों ही महाशक्तियाँ थी। तो अमेरिका विजयी हुआ क्योंकि सोवियत संघ का पतन हो गया था। तो रूस के बारे में इतने हम पढ़ेंगे। तो अगर कोई परीक्षा में पूछे, अगर मल्टीपल में आए तो कि रूस के पास ऐसा क्या है, तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विशाल देश है, शक्ति संपन्न है, और इसको वीटो पावर मिली हुई है। सार्क भाई, ये भी एक ग्रुप है। सार्क के फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 1 नंबर में अगर MCQ आएगा तो आ सकता है ये क्या, कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है बेटा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन। ठीक है, तो दक्षिण एशियाई देशों का सहयोग के लिए 1985 में, याद रखना 1985 में सार्क की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण पॉइंट है, लर्न करना है आपको, नोट कर लेंगे या हैंड टू हैंड याद कर लेंगे। तो बेटा सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में, आसियान की 1967 में, और यूरोपीय संघ की 1992 में। ये 3 डेट आपको लर्न करनी है। तो सार्क की स्थापना कब हुई बेटा? 1985 में हुई थी। ठीक है, गुड।
2005 में 13वें सार्क सम्मेलन जो कि ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इसमें अफगानिस्तान को शामिल करने पर सहमति बनी। 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान पहली बार शामिल हुआ था। अब सार्क में कितने कंट्री हैं वो आपको मैं बताऊंगा अभी, कितनी कंट्री हैं इसमें। मैं एक आपको बुक की ओर ले जाता हूँ, बुक में इस कंट्री के नाम है, वीडियो कहीं पॉज कर। तो बच्चों आपको मैं नेट की सहायता से सार्क के बारे में कुछ बता रहा हूँ। तो सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो आपको बता चुका हूँ, 1985 में इसकी स्थापना की गई। इसमें कितनी कंट्री, 8 कंट्री हैं। वो कंट्री कौन कौन सी हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है। और इसका जो हेड ऑफिस है, सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बांग्लादेश, ढाका में 8 दिसंबर 1985। तो पूरी डेट है कि 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना बांग्लादेश के ढाका शहर में हुई थी। इसका जो ऑफिस है, सेक्रेटरीट है, वो काठमांडू, नेपाल में है। ठीक है। तो 2 जगह याद करना कि कहाँ पे इसकी खोज हुई थी और कहाँ इसका हेड ऑफिस स्थित है। ये सार्क में जो कंट्री शामिल है उनका एक लोगो है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश में है। और 8 मेंबर्स हैं, वो 8 मेंबर बता चुका हूँ आपको, एक बार फिर से लर्न कर लें। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और 9 ओवरसीज हैं जो इससे जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है। तो अब हम चलते हैं सपोर्ट मटेरियल की ओर। तो बेटा सार्क के बारे में आपको पता चला कि 8 कंट्री शामिल है। ओके। और अफगानिस्तान भी शामिल हो गया था। वैश्विक दौर में हुए सार्क सम्मेलनों में, यानी कि ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद के दौर में हुए सम्मेलनों में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, आतंकवाद की समाप्ति, इस क्षेत्र में व्यापार विकास को बढ़ावा देने हेतु कई हस्ताक्षर हुए। तो किस लिए ये कंट्री बनी, किस समझौते के लिए, किस कंसेप्ट के लिए? तो आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद की समाप्ति, इस संबंधित देशों में व्यापार विकास को बढ़ावा देने के लिए कई हस्ताक्षर करने पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्क का 18वां सम्मेलन 26-27 नवंबर के बीच 2014 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक चीज़ और क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसका विषय शांति समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध। सार्क का 19वां सम्मेलन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। तो आपको पाकिस्तान की कैपिटल के बारे में बता रहा हूँ, इस्लामाबाद कैपिटल है। परंतु उरी में आतंकवादी हमले के कारण भारत इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। बाद में बांग्लादेश, भूटान, लंका, मालदीव ने भी बहिष्कार किया। तो यूरी एक मूवी भी है, तो इससे संबंधित है कि पाकिस्तान ने गुजरात के उरी आसपास हमला किया था, जिससे भारत 19वें सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। साफ्टा, अब हम साफ्टा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, SAFTA, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार सौदा। ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन या एग्रीमेंट। ठीक है, सौदे को एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। इस पर हस्ताक्षर किए और 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। ठीक है, तो सार्क देशों ने ही साफ्टा की स्थापना करी। जनवरी 2004 में जो 12वां शिखर सम्मेलन हुआ था सार्क का बेटा, उसमें एक साफ्टा यानी कि साउथ एशियाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो 1 जनवरी से लागू है। इसके 2 उद्देश्य हैं। दक्षिणी एशियाई क्षेत्र युक्त व्यापार संबंधी बाधाओं को, व्यापार संबंधी बाधाएं क्या होती हैं कि एक कंट्री का माल दूसरी कंट्री में बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के जा सकता है। व्यापार प्रशुल्क यानी कि टैरिफ प्रतिबंधों के सभी प्रकार को समाप्त करना, यानी एक कंट्री का माल दूसरी कंट्री में बिना टैक्स लगाए बेचा जाना। ठीक है, तो साफ्टा सार्क का ही एक पार्ट है, याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एवं लंका प्रमुख है। यदि इनमें पाकिस्तान छोड़ दिया जाए तो सभी के साथ हमारे अच्छे संबंध है। एक पाकिस्तान मान के राजी नहीं है। अगला, सार्क की उपलब्धियां। भाई सार्क जो बना 1985 में 8 दिसंबर को, तो क्या इसकी खास बात है, क्या उपलब्धियां हैं? सुनो, भारत व पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद द्विपक्षीय स्तर पर समझ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए छोटे देशों के लिए अभी भी उपयोगी है। यानी इंडिया पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी कंट्री के बीच अच्छे संबंध सार्क ने बनाए हैं।
साफ्टा को बनाकर व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया कि लंका का माल इंडिया में बिक सकता है, इंडिया का माल लंका में बिक सकता है, काठमांडू का इंडिया में, तो इन कंट्री में माल की आवाजाही आसान होती है। पर्यावरण, आर्थिक विकास, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सहयोग की बात हुई है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं बिम्स्टेक। ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है, तो इसके बारे में बताता हूँ। बिम्स्टेक क्या है? बी फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा, आप 12वीं कक्षा में आपको याद करनी ही पड़ेगी। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या? बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोगी उपक्रम। इसके जो कंट्री मेंबर हैं वो है बांग्लादेश, भारत, बर्मा, लंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। पाकिस्तान को छोड़ के ऑलमोस्ट सभी हैं, और अफगानिस्तान को छोड़ के। तो बांग्लादेश, भारत, बर्मा, लंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, ये बिम्स्टेक के मेंबर हैं। भारत के बिम्स्टेक पर अधिक बल दे रहा है। इसके वरिष्ठ अधिकारियों की 17वीं बैठक फरवरी 2017 में नेपाल में आयोजित की गई। इस बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, मत्स्य पालन, जलवायु परिवर्तन, संस्कृति, लोगों के बीच संपर्क आदि पर चर्चा की गई। ठीक है, तो बिम्स्टेक में कितने कंट्री शामिल है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किस किस पे बल दिया जा रहा है वो पता होना चाहिए, और इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। बात करते हैं सार्क की। सार्क की फुल फॉर्म आपको याद होगी। 15 से 16 नवंबर 2016 को 19वां इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें भारत ने क्या किया? बहिष्कार किया। कश्मीर में हुआ आतंकवादी उरी हमले के विरोध में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बहिष्कार किया। साथ में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, लंका ने भी भाग नहीं लिया। तो इंडिया के इतने दोस्त हैं कि इन्होंने भी इस बात को माना। अब चाइना के बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो में पूरा एंड करवा दूंगा आपको, ये पूरा चैप्टर। तो 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? 1949 में हुई। 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। शुरू में यहाँ साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। साम्यवादी क्या होता है? एक ही नेता होगा, एक ही पार्टी रहेगी, किसी और पार्टी को चुनाव में लड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसके कारण चीन को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्या क्या? सुनो। चीन में समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चाइना ने अपने सारे संसाधन उद्योग में लगा दिए। जितना भी इनका मनी थी, इनकम थी, सारी उद्योग में लगा दिए। चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक कल्याण योजना को लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया, लेकिन बढ़ती जनसंख्या बाधा उत्पन्न कर रही थी। आपको पता होगा चाइना विश्व की नंबर 1 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सेकंड पे अपनी इंडिया है। कृषि परंपरागत तरीकों से होने के कारण वहाँ पे उद्योग की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। तो साम्यवादी से फायदा तो हुआ लोगों को, लेकिन नुकसान किसको हुआ? देश को। कैसे? इसका आर्थिक विकास उतनी तेज गति से नहीं हो पाया जिसकी कल्पना की जा रही थी। तो 1972 में चीन में सुधार शुरू किए गए। अमेरिका संबंध बनाकर उसने अपने राजनीतिक आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। यानी कि अब पहले चाइना के बॉर्डर में चाइना के ही लोग काम कर सकते थे, कंपनी लगा सकते थे। तो 1972 में चाइना ने अमेरिका से दोस्ती करी और अपने आप को पूंजीवादी में शामिल करने का प्रयास किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा, विज्ञान को आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। तो किस किस सेक्टर में? कृषि, उद्योग, सेवा, टेक्नोलॉजी। 1978 में नेता देंग शॉपिंग, ये आपका चित्र भी बना हुआ पाठ्य पुस्तक में पहला, देंग शॉपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों, खुले द्वार की नीति। तो ये आएगा खुले द्वार की नीति कौन लेकर आया था बेटा? देंग शॉपिंग। देंग शॉपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों, खुले द्वार की नीति की घोषणा करी और 1982 में खेती को प्राइवेट कर दिया, खेती का निजीकरण कर दिया चाइना में। इंडिया में भी कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। 1998 में उद्योगों को बेच दिया, निजीकरण कर दिया। साथ ही चीन ने विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए, यानी उस जगह को विशेष महत्व दिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार हो सकता है। जैसे इंडिया में दिल्ली के आसपास गुड़गांव, नोएडा, वैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ की फुल फॉर्म आपको याद करनी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, हिंदी में विशेष आर्थिक क्षेत्र, अंग्रेजी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया चाइना और
दूसरे देशों की तरह अपनी अर्थव्यवस्था को भी खोलने की दिशा में चीन ने कदम बढ़ाया। जब तो हम चाइना के एमआई के फ़ोन यूज़ कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खोल दी। ठीक है, एक बार रिवाइज करवाता हूँ। चाइना में क्रांति कब हुई थी बेटा? माओ के नेतृत्व में। माओ वहाँ का नेता था उस समय 1949 में। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रहा, लेकिन क्या हुआ? आर्थिक विकास नहीं हो पाया, क्योंकि परंपरागत तरीके से खेती, पुराने तरीके से खेती होती थी। तो इसको ख़त्म करने के लिए 1982, 98 और 2001 की घटना महत्वपूर्ण रहेगी। और उस नेता का नाम भी महत्वपूर्ण रहेगा जिसने खुले द्वार की नीति अपनाई, नेता शोपेंग ने 1978 में। चीन में सुधारों का कुछ नेगेटिव प्रभाव भी पड़ा, वो सुनेंगे। वह आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी मेंबर तक नहीं पहुंचा। पूंजीवाद तरीकों को अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ी। यदि इंडिया की, पूरी इंडिया की घटना है भाई। बड़ी बड़ी कंपनी आने से क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ी। महिलाओं को रोजगार, काम करने के हालात संतोषजनक नहीं थे, यानी बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था महिलाओं और बच्चों से। गाँव और शहर के तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वालों के बीच आय का अंतर बढ़ा, यानी जो गाँव में रहते थे उनकी इनकम कम, शहर वालों की इनकम ज़्यादा। विकास की गतिविधि से पर्यावरण, बीजिंग सेकंड शहर है वर्ल्ड में जो बहुत पॉल्यूटेड है। नंबर 1 पे दिल्ली अपना, 2 पे बीजिंग है। चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन भ्रष्टाचार भी बढ़ा। किस कारण से? इससे, जैसे इंडिया में भरा हुआ है, सेम इंडिया की कॉपी ऑलमोस्ट। अब इजराइल के बारे में पढ़ते हैं। इजराइल एक नया टॉपिक है और इजराइल के बाद बस खत्म हो जाएगा। फिर जापान के बारे में आपको बुक से पढ़ाऊंगा और एक और है। इजराइल विश्व मानचित्र में एक समक्ष प्रतिबिंबित। इजराइल अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा, गुप्तचर मामलों में 21वीं शताब्दी का एक शक्तिशाली, यानी इजराइल आजकल एक शक्तिशाली कंट्री बन रहा है। इंडिया इजराइल का बहुत अच्छा संबंध है। दोनों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के दोस्त हैं और साथ में आना जाना लगा रहता है। पश्चिमी एशियाई देशों की ज्वलंत राजनीति के मध्य इजराइल अपनी अदम्य क्षमता, रक्षा कौशल, तकनीकी नवाचार, औद्योगिकरण, कृषि विकास के कारण वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र में नई ऊंचाई पर पहुंच गया। तो ये पश्चिमी एशिया का देश है। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? पश्चिमी एशिया का देश है जो 21वीं शताब्दी में नई ऊंचाई पर पहुंच गया। वो क्या है? इजराइल। प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता के सिद्धांत से मार्गदर्शक सूक्ष्म यहूदी सियोनवादी राष्ट्र सिद्धांत, अर्थात इजराइल ने वैश्विक राजनीति अपनी पहचान बनाई है। तो इजराइल ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है पिछले कुछ सालों में। अब भारत, अपना देश महान, 100 में से 99 बेईमान, लेकिन भारत देश महान। 21वीं सदी में भारत को एक उदयमान वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। क्यों? इंडिया में इतने टैलेंटेड लोग हैं जो बाहर जाके डॉक्टर, इंजीनियर है। तो इंडिया में क्या है? एक वैश्विक शक्ति है इंडिया। 21वीं शताब्दी में इंडिया ने बहुत तरक्की करी है। एक बहुआयामी दृष्टिकोण से विश्व भारत की शक्ति, इसके उदय का अनुभव कर रहा है। तो हर कंट्री इंडिया से दोस्ती बनाना चाहता है। आपको पता है चुनाव से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार इंडिया आए और मोदी जी को कितनी बार इनवाइट किया। किस लिए? क्योंकि इंडिया की बहुत अहमियत है वर्ल्ड मैप में। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 135 थी, आज 200 करीब पहुंच गई होगी, क्योंकि 10 साल में जनगणना होती है। तो 135 करोड़ जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग थी। भारत की आर्थिक, सामाजिक संस्कृति बहुत ही सुदृढ़ है। इंडिया के बारे में तो कोई पूछे बता ही दोगे आप। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य, एक विशाल प्रतिनिधि व्यापार केंद्र, संपूर्ण विश्व में 200 मिलियन भारतीय प्रवासियों के साथ भारत की प्राचीन संस्कृति, 21वीं शताब्दी में शक्ति का एक नया केंद्र। यानी इंडिया में अगर भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया जाए तो हर मामले में अमेरिका को टक्कर दे सकता है। इंडिया हर कंट्री से आगे निकल सकता है अगर इंडिया के लोग रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार को त्याग दें, आलसपन को त्याग दें, मेहनत ईमानदार बने, तो इंडिया वर्ल्ड की सबसे ताकतवर कंट्री बन सकती है। ये मेरा कहना है। सामरिक दृष्टि से भारत में परमाणु सैन्य शक्ति है, परमाणु तकनीक है। विज्ञान टेक्नोलॉजी की तो बात ही ना करें, मेक इन इंडिया का विचार आज पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रहा है। तो ये इंडिया की खास बात है। ये सभी परिवर्तन भारत को एक शक्तिशाली, महत्वपूर्ण विश्व का केंद्र बना सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन तो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन की चर्चा ही करूंगा मैं। मार्शल योजना 1948 में किस संगठन की स्थापना की गई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई? 1978 में। और आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव थे, खेती को और उद्योग को, ये सब निजीकरण। आसियान का फुल फॉर्म, यूरोपीय संघ गठन कब हुआ? ये सब क्वेश्चन आपको आते हैं।
मैं चाहता हूँ कि आप इन प्रश्नों को करें। मैं तो आपको बताऊँगा। यूरोपियों की मुद्रा कौन सी है? यूरो मुद्रा है। दक्षिण की स्थापना 1985 में की गई। ठीक है, किस देश ने इसको नहीं माना? एक तो वो था इंग्लैंड, 2 कंट्री और थी। आप वीडियो ध्यान से देखोगे तो बताओगे। ये 11-12 क्वेश्चन आप कर लोगे तो बहुत कुछ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना, कमेंट करना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। अब चलते हैं बुक की और जो टॉपिक बचे हैं आपके वो पढ़ा दूँ। बेटा जापान की बात कर लेते हैं। जापान से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। 1945 में तबाह होने के बावजूद टेक्नोलॉजी में टॉप कंट्री है जापान। आपको पता है सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माजदा कहाँ की है? जापान की कंपनी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में जापान सबसे प्रमुख है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है। क्यों? एक ऐसे द्वीप में है जहाँ पे भूकंप आते ही रहते हैं। वह ज़्यादातर कच्चे माल मंगवाते हैं। देखो बहुत महत्वपूर्ण चीज़, जापान कच्चा माल सस्ते मंगवाता है और बढ़िया बढ़िया चीज़ बना के बेचता है। और 1964 में आर्थिक सहयोग संगठन विकास के द्वारा इकोनॉमिकल कॉपरेशन एवं डेवलपमेंट सदस्य बना। तो OECD का मेंबर 1964 में जापान बना। याद रखना, फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, हिंदी में आर्थिक सहयोग विकास संगठन। और 2017 में जापान अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान है, ये याद करना है आपको। एशिया में जापान एक ऐसा देश है जो G7 ग्रेट 7 कंट्री में शामिल है। और आबादी के लिहाज से जापान विश्व में 11वें स्थान पर है। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला जापान, जो कि संयुक्त राष्ट्र के रक्षा बजट में 10% योगदान देता है, जितना इंडिया भी नहीं देता। 1951 से जापान अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन में है। जापान के संविधान ने एक बात कही गई है, सुनेंगे। राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके का जापान ने हमेशा से त्याग किया है। जापान हमेशा शांति चाहता है। महात्मा बुद्ध को फॉलो करने वाली कंट्री है ये। ठीक है, और असीमो विश्व का सबसे लेटेस्ट मानव रोबोट किसने बनाया? जापान ने। असीमो यानी कि पूरा रोबोट इंसान है, जो इंसान काम करता है वो रोबोट काम करता है, ये जापान ने बनाया है। और सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% वो सेना में खर्च करता है। इंडिया तो बहुत खर्च करता है, जापान बहुत कम खर्च करता है, लेकिन फिर भी सैन्य ताकत की बहुत अच्छी है, 7वें स्थान पर है। तो जापान से बहुत कुछ सीखना चाहिए भारत को कि भ्रष्टाचार नहीं है वहाँ पे क्या टैलेंट को कदर होती है। दक्षिण कोरिया पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत आतंकी कंट्री मचा रखा है इसने। कोरियाई प्रायद्वीपीय को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया, तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है। उत्तरी कोरिया को डेमोक्रेटिक पीपल। तो एक ये क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया को भाग करने वाली लाइन कौन सी है? 38वीं समांतर रेखा, 38वें समांतर के साथ दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया को भाग किया गया। दक्षिण कोरिया में रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है, उत्तरी कोरिया को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है। याद रखना, 1950-53 में कोरिया में कई शीत युद्ध हुए। 17 सितंबर 1991 में दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र के मेंबर बने, UN के मेंबर बने। ठीक है, कब? 17 सितंबर 1991 को। और इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया के सत्ता केंद्र के रूप में उभरा। 1960 के 80 के दशक में आर्थिक शक्ति में तेजी से विकास। हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है इसको। इतना तेजी से विकास हुआ कि हान नदी यहाँ की फेमस नदी है, जैसे इंडिया में गंगा है, इंग्लैंड में टेम्स है। हान नदी पर चमत्कार कहा गया है। सर्वांगीण विकास को संकेतित करते हुए दक्षिण कोरिया ने ये भी OECD का मेंबर बना 96 में, जैसे जापान बना था ये भी बना हुआ है। और इसका अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पे है, सैन्य खर्च में 10वां स्थान है, जापान से टक्कर के मामले में ये। और मानव विकास में रैंक 18 है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है, इंडिया का तो 100 से ऊपर नंबर है। ठीक है, सैमसंग, LG, हुंडई ये कहाँ के ब्रांड हैं? कोरिया के। तो ये सारी गाड़ियाँ देख सकते हो इंडिया में। सैमसंग का फ़ोन अभी चला रहा हूँ मैं, आप भी कहीं बार सैमसंग का फ़ोन होगा, ये दक्षिण कोरिया की है। LG जिसके हर चीज़ है LG के। और हुंडई गाड़ियाँ बहुत सी देखा होगा, हुंडई की गाड़ियाँ, हुंडई i10, हुंडई i20 ये सारी किसकी हैं? दक्षिण कोरिया की। और भारत और दक्षिण कोरिया के बीच अच्छे संबंध हैं और इंडिया और जापान के बीच भी अच्छे संबंध हैं। तो चैप्टर एंड होता है बेटा यहीं। चैप्टर कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, ओके। तो एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद।